नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों का बकाया डीए न देकर बंगाल सरकार ने नहीं माना आदेश। सेट ने दिया 16 दिसंबर के भीतर भुगतान का निर्देश। जी हाँ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सेट ने बुधवार को बंगाल सरकार को राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को आगामी 16 दिसंबर के भीतर बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान करने का निर्देश दिया है। सेट के पूर्व निर्देशन को राज्य सरकार द्वारा नहीं माने जाने पर सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने अवमानना का मामला दायर किया था। दरअसल 26 जुलाई 2019 को ही सेट ने बकाया डीए का भुगतान 6 महीने के भीतर करने के निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश में कहा गया था कि छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने से पहले साल 2006 से पहले का सभी बकाया सरकारी कर्मचारियों को अदा करना होगा। हालांकि राज्य सरकार द्वारा निर्देश न माने जाने पर सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने सेट में अवमानना का मामला दायर किया था। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी फिर से सेट में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया। गत 3 मार्च को यह याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी। गत 8 जुलाई को सेट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर स्पष्ट किया कि कर्मचारियों का बकाया चुकाना ही होगा। सरकार की ओर से कोरोना की स्थिति का उल्लेख करते हुए बकाया चुकाने में असमर्थता जताई गई थी। सेट ने इस पर कहा था कि इस बाबत विचार किया जाएगा। हालांकि अब सेट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को 16 दिसंबर के भीतर बकाया का भुगतान करना ही होगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कब और किन स्थितियों में निकाल सकते हैं पीएफ का पूरा पैसा, बताएंगे विस्तार से सारे नियम। जी हां, ईपीएफओ के आप सारे नियम जानेंगे। अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ या प्रोविडेंट फंड पीएफ में से एडवांस पूरा या थोड़ा पैसा निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किन किन परिस्थितियों में पीएफ में से कितना पैसा निकाला जा सकता है। कोरोना काल में भी काफ़ी कर्मचारी मेडिकल खर्चों के लिए पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं। आप भी मेडिकल फैमिली इमरजेंसी में पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ये पैसा आप ऑनलाइन अप्लाई करके निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं किन हालातों में पैसा निकाल सकते हैं। अपने पीएफ में से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, यह आपके पीएफ अकाउंट के बैलेंस पर भी निर्भर करता है। अपनी संतान, भाई या बहन या स्वयं की शादी के लिए पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो पीएफ बैलेंस का 50% निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी नौकरी के 7 साल पूरे होने चाहिए। स्वयं या अपने बच्चे की शादी के लिए अपनी हिस्सेदारी का 50% हिस्सा 3 बार में निकाल सकते हैं। अपना घर खरीदने के लिए भी आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपकी नौकरी के 5 साल पूरे होने जरूरी हैं। अगर स्वयं, पत्नी, बच्चों या फिर पेरेंट्स के इलाज के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो आप अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पूरा पैसा, जो भी कम हो उतना बैलेंस निकाल सकते हैं। बीमारी की स्थिति में भी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अस्पताल के पेपर्स लगाने होंगे। अब पीएफ से पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आपका पीएफ का पैसा आवेदन करने के बाद अकाउंट में सीधे करीब 5 से 10 दिन में आ जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। राज्य में उठी आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की मांग। जी हां, राज्यसभा में बीजू जनता दल के एक सदस्य ने आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग करते हुए बुधवार को कहा कि इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भी निरंतर कार्य किया है। बीजेपी के सुभाष चंद्र सिंह ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगातार सुरक्षित दूरी बनाने के, हाथ धोते रहने और मास्क पहनने का परामर्श दिया जा रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार काम किया है। सिंह ने कहा है, यह विडंबना ही है कि संकट के समय भी आर्थिक परिश्रम करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों का मात्र 4500 रुपये और आशा कर्मियों को केवल 2500 रुपये का मानदेय मिलता है, जो महंगाई और उनकी सेवाओं को देखते हुए बहुत ही कम है। बीजेपी सदस्य ने कहा कि ओडिशा में राज्य सरकार ने इन कर्मियों को कुछ राहत दी है, लेकिन यह राहत पर्याप्त नहीं कही जा सकती है।
उन्होंने सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये और आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाए। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को आंगनबाड़ी कर्मियों और आशा कर्मियों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा भी करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि ज़्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। सदन में रविवार को हुए हंगामे को लेकर 8 विपक्षी सदस्यों को निलंबन के विरोध में विपक्ष के कई दलों के सदस्य सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का मुद्दा भी उठाया। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिटायरमेंट के दिन से शुरू हो जाएगी पेंशन। जी हां, और इस साल में अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ले चुकी है ये बड़े फैसले। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर मोदी सरकार ने इस साल में अब तक कई बड़े फैसले लिए हैं। कोरोना काल में कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर फिलहाल कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है, तो कई सहूलियतें भी दी गई हैं। इसके अलावा पेंशनर्स को भी सरकार ने राहत दी है। वहीं रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी समय से जारी असमंजस की स्थिति को लेकर भी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। सबसे पहले बात करें महंगाई भत्ते को लेकर, तो केंद्र सरकार ने अप्रैल में तय किया था कि कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स भी यह फैसला लागू किया गया है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में यह व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का सीधा असर सैलरी और पेंशन पर पड़ रहा है। वहीं लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तमाम विभागों में रोस्टर नए सिरे से लागू किए गए हैं। इसके कई कर्मचारियों को हफ्ते में 2 या 3 दिन ही ऑफिस जाना पड़ रहा था, लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था लगभग खत्म कर दी गई है। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले ये अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। वहीं कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बेनिफिट टेबल जारी कर दी है। सेवानिवृत्ति तक केंद्र सरकार का एक कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना में योगदान देता रहता है। CGEGIS 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और कर्मचारी के लिए बचत कोष के रूप में भी काम करती है। केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट को लेकर मोदी सरकार ने हाल में कुछ बातों पर जारी असमंजस की स्थिति को साफ किया है। सरकार ने साफ किया है कि सरकार 50 से 55 साल की उम्र या फिर नौकरी में 30 वर्ष पूरा कर लेने वाले कर्मचारियों को रिटायर कर सकती है। सरकार के पास जनहित में ऐसा करने का अधिकार है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले भी रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संदर्भ में पुराने ऑर्डर की व्याख्या में अस्पष्टता को खत्म कर नए नियमों का उल्लेख भी किया है। मजदूरों को पीएम मोदी ने दिया तोहफा, 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। जी हां, देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए सिर्फ 4 श्रम कोड बनाए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 12 कानूनों को रद्द करते हुए पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम कोड में शामिल किया है। यानी 29 की बजाय अब सिर्फ 4 श्रम कानून लागू होंगे, यानी वेतन सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड, औद्योगिक संबंध कोड, सामाजिक सुरक्षा कोड। जी हां, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा, राष्ट्रीय फ्लोर लेवल वेतन मिलेगा। भारत सरकार एक परिषद का गठन करेगी जो प्रति वर्ष न्यूनतम सैलरी का आकलन करेगी। वेतन का निर्धारण भौगोलिक स्थिति और स्किल के आधार पर होगा। 15,000 रुपये न्यूनतम वेतन फिक्स करने की संभावना इस पर अंतिम कमेटी करेगी। कंपनियों को वेतन समय पर देना होगा। महीने की 7 से 10 तारीख तक कर्मचारी को वेतन हर हाल में देना होगा। पुरुष और महिला को समान वेतन मिलेगा। काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। कंपनियों को कैंटीन और क्रैच सुविधा मुहैया कराना अनिवार्य होगा। 5 या उससे ज़्यादा संस्थाएं मिलकर ग्रुप पोलिंग कैंटीन चला सकती हैं। हर मजदूर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र
देना अनिवार्य होगा। अगर किसी मजदूर या कर्मचारी की हादसे में मौत हो जाती है तो मुआवजे के अतिरिक्त जुर्माने की 50% तक की राशि कंपनी कर्मचारी को देनी होगी। प्रवासी मजदूर को हर साल एक बार घर जाने के लिए प्रवासी भत्ता कंपनी देगी। प्रवासी मजदूर जहां काम करेगी वहीं राशन मिलेगा। प्रवासी श्रमिकों का एक नेशनल डाटा बेस बनाया जाएगा। 240 दिन की बजाय अब 180 दिन काम करने पर कर्मचारी अर्न लीव का हकदार होगा। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में काम करने की इजाज़त होगी। इंस्पेक्टर का नाम बदलकर फैसिलिटेटर किया जाएगा। OSH कोड की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को वर्किंग जर्नलिस्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। लगभग 45 वर्ष के ऊपर के कर्मचारी को एक बार फ्री हेल्थ चेकअप कंपनी की तरफ से मुहैया कराना अनिवार्य होगा। ट्रेड यूनियन को केंद्र, राज्य एवं संस्थान स्तर पर कानूनी मान्यता मिलेगी। शिकायत निवारण कमेटी में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 10 की जाएगी। 5 सदस्य ट्रेड यूनियन और 5 सदस्य संस्थान के होंगे। वर्कर की परिभाषा वेतन के आधार पर तय की जाएगी। 18,000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी वर्कर की श्रेणी में आएंगे। लेबर ट्रिब्यूनल में अब तक सिर्फ एक जज होते हैं, अब एक और प्रशासनिक सदस्य बनाया जाएगा ताकि समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को मान्यता, अब श्रमिकों को ठेका मजदूरी के स्थान पर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का विकल्प मिलेगा, यानी अब उन्हें रेगुलर एम्प्लॉय के समान काम के घंटे, वेतन व सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी को कंपनी से कोई विवाद है तो अब वो 3 साल की बजाय सिर्फ 2 साल की समय सीमा के अंदर की शिकायत दर्ज करा सकता है। घरेलू वर्कर को औद्योगिक वर्कर की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अगर किसी कंपनी ने कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया तो उसे रीस्किलिंग फंड देना होगा। रीस्किलिंग फंड कर्मचारी का 15 दिन का वेतन होगा और कंपनी इस फंड को 45 दिन के अंदर कर्मचारी को हर हाल में देगी। ट्रेड यूनियन को हड़ताल से 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। 300 कर्मचारी वाली कंपनियां बिना सरकारी अप्रूवल के बंद हो सकती हैं। पहले ये नियम सिर्फ 100 कर्मचारी वाली कंपनियों पर ही लागू था। जी हाँ, ESIC का विस्तार किया जाएगा। देश के 740 जिलों में ESIC की सुविधा होगी। अभी ये सुविधा फिलहाल 566 जिलों में ही है। खतरनाक क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को अनिवार्य रूप से ESIC से जोड़ा जाएगा, चाहे एक ही श्रमिक काम क्यों ना करता हो। पहली बार 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ESIC से जोड़ा जाएगा। बागान श्रमिक भी ESI के दायरे में आएंगे। 10 कम श्रमिक वाले संस्थानों को भी स्वेच्छा से ESI का सदस्य बनने का विकल्प होगा। 20 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थान EPFO की कवरेज में आएंगे। असंगठित क्षेत्र के स्वरोजगार से जुड़े श्रमिकों को भी EPFO में लाने की योजना बनाई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला कर्मचारी को भी ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा। इसके लिए न्यूनतम कार्यकाल की बाध्यता नहीं होगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाया जाएगा, जहां पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिस भी कंपनी में 20 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं उस संस्थान को रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर देनी अनिवार्य होगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। PF खाता धारकों को EPFO दफ्तर की नहीं पड़ेगी जरूरत। नए ऑनलाइन पोर्टल पर होगा सब काम। जी हाँ, ये कर्मचारियों के लिए बड़ी सुविधा होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए EPFO ने PF धारकों के लिए इंस्पेक्शन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब किसी को भी EPFO ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही शिकायत और दस्तावेज मंगा सकते हैं। देश के 4.50 PF सदस्यों को देखते हुए EPFO ने ये बड़ा कदम उठाया है। अब किसी को कोई जानकारी या शिकायत करनी हो तो इस पोर्टल पर कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर अधिकारी आपके काम में जुट जाएंगे। अधिकारी आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसकी भी जानकारी आपको मेल या मैसेज करके बता दिया जाएगा। EPFO CBDT के सदस्य हरभजन सिंह ने बताया कि कोरोना के समय में EPF कार्यालयों में सदस्यों की भीड़ लगी रही है।
कानपुर में तो काफ़ी समय से सदस्यों को ईपीएफओ कार्यालय में लाइन लगानी पड़ती है। इससे बचने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। नए पोर्टल से शिकायतों का समाधान भी होगा और संक्रमण से भी बचा जा सकेगा। ईपीएफओ ने ऑनलाइन पोर्टल पर पीएफ सदस्यों की हर प्रकार की शिकायत को लेने की सुविधा दी है। ये पोर्टल सिर्फ पीएफ सदस्यों के लिए ही नहीं, यहाँ काम करने वालों के लिए भी है। ईपीएफओ के इंस्पेक्टर भी कंपनी में नहीं जा सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। 60 साल की उम्र के बाद नहीं होगी पेंशन की चिंता, हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये। जी हां, अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल की उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर निवेशक की 60 साल के बाद मौत हो जाती है तो नॉमिनी को 50% पेंशन मिलेगी। जी हां, बुढ़ापे में पैसों का सोचकर चिंतित होना अब नहीं पड़ेगा। आपके लिए अटल पेंशन योजना बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद आप हर महीने 1 से 5,000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं। इस स्कीम के तहत अगर निवेशक की मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 50% पेंशन मिलेगी। इस योजना में 18 से 40 साल तक की उम्र तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। अब तक इस योजना से 2.23 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इस स्कीम में अलग अलग उम्र और पेंशन स्लैब के हिसाब से उसे आंशिक योगदान करना होता है। अगर कोई 18 साल में इस स्कीम से जुड़ता है तो उसे 42 रुपये से लेकर 210 रुपये प्रति माह निवेश करना होता है। वहीं यदि कोई 40 साल की उम्र में आवेदन करता है तो उसे 291 रुपये से लेकर 1454 रुपये प्रति माह निवेश करना होता है। इसमें नियमित रूप से 60 वर्ष की आयु तक पैसा जमा करना होता है। इसके बाद 60 साल से होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 25,000 रुपये तक पेंशन के रूप में मिलेगी। सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा पैसा जमा करेगा उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज़्यादा पेंशन मिलेगी। योजना की खास बात यह है कि इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट भी मिलेगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। जी हां, 7 पे कमीशन की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। इतने प्रतिशत बढ़ सकता है डीए महंगाई भत्ता। जी हां, केंद्रीय कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनर्स के लिए एक जरूरी सूचना है। महंगाई भत्ते को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। इसका भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के लिए महंगाई के आंकड़े जारी हो चुके हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक AICPI में वर्ष 2020 के माह जनवरी से लेकर जून के बीच 2 पॉइंट का इजाफा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी डीए महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब उसकी बढ़ोतरी का 3% हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ भी जुलाई 2021 के बाद ही मिल सकता है। कोरोना वायरस से उपजे संकट के चलते इसी साल केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता डीए को फ्रीज करके रखा है। वर्तमान में कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जी बिजनेस डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वह AICPI के पॉइंट्स के आधार पर ही तय किया जाता है। इसी साल जनवरी में AICPI इंडेक्स 330 पॉइंट पर था, जो कि जून में 2 पॉइंट बढ़कर अब 332 हो गया है। यानी इसके अनुसार यह संभावना है कि डीए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का इजाफा हो सकता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।